मान लो गाड़ी समझ नहीं आई तो इस बात का आंसर दोगे आप एक बार आप रीड कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसी चीज मत बताओ, मान लो तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा किसी वजह से, हम खाली फोटो खींच के भेजे वहाँ पर, उसको समझ नहीं आया तो टैग कर दिया। ये अनय आपका क्या फर्स्ट क्लास है क्या बेटा मेरा? ओके, इससे पहले कोई क्लास लिया था हम जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रवीण अनय ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पे जो प्रॉब्लम कराए थे। ओके, तो छुट्टी मना रहे थे बेटा? ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, कल मैंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कल मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए थे बेटा क्वेश्चनों के, ठीक है। और फिर मैंने आज आपको बोला था कि आज कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में शुरू करूंगा। क्या चीज मैं शुरू करूंगा? एसिड कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं ऐसे ना करके मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एसिड और बेस कॉन्सेप्ट पूरा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो एसिड और बेस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मेरा, ठीक है, ये डेफिनेटली हम पूरे चैप्टर का एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब आज का जो टॉपिक है वो आप समझ सकते हैं वो कौन सा टॉपिक है, एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एसिड और बेस कॉन्सेप्ट में मैं पहले बता दे रहा हूं, जहां तक मैं एसिड की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। अल्कोहल फिनाल में पढ़ा होगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है, ये हमारे पास है। और इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन्स में है। अगर मैं बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे होगा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मींस नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली मींस एमाइंस चैप्टर में भी बेस कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट यहीं पढ़ाएंगे, वहां आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो सबसे पहले एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। चलिए, तो जनरल अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, ठीक है, ये ऑलरेडी 9th-10th में हम पढ़ते आते हैं, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? एसिड एंड बेस, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक जनरल रूल पढ़ा होगा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, नाम सुना होगा बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया होगा कि अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका नेचर जो होगा बेटा वो एसिडिक होगा। बट अगर H+ आयन नहीं है बेटा, OH नेगेटिव आयन से, तो उस सॉल्यूशन का नेचर आपका कैसा होगा? बेसिक, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो अब ये जरूरी तो है नहीं बेटा कि बहुत मतलब सभी के सभी मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे हो और उनमें H पॉजिटिव आयंस हो या OH नेगेटिव आयंस, ये तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सभी एक्वस सॉल्यूशन हो उनमें H+ हो या OH नेगेटिव हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें H+ नहीं है फिर भी एसिडिक है, जिसमें OH नहीं है फिर भी एसिडिक है। मतलब कहने की क्या हुआ कि अगर मैं HCl को एक्वस सॉल्यूशन में रखूं, ध्यान रखिएगा, तो HCl एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। इसका मतलब HCl एक्वस सॉल्यूशन में नेचर कैसा है इसका? एसिडिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं NaOH
को ले लो एक्वस मीडियम में, तो ये OH आयन रिलीज करता है। इसका मतलब यहाँ पे NaOH जो है इसका नेचर कैसा है बेटा, बेसिक है, ठीक है। अरे मेरे काका, पीएच वैल्यू तब तक लगाओ जब यही पता होगा ना कि क्या है क्या यार। आम घास सब इकट्ठे मत मिला दो, दूध दही सब मिलाना शुरू करके, पहले पढ़ ले यार। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल्स है, जनरल कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखो, तो जल्दबाजी मत करो यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से, ठीक है। देखो बेटा, एक तो आप लोग पढ़ते हो सिंपल से, चलो अभी प्रवीण आपने बोला पीएच वैल्यू से भी पता कर सकते हैं बेटा, तो पीएच वैल्यू से नो डाउट पता कर सकते हो, बट वहाँ टेम्परेचर भी इफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। समझ में बात, तो इसलिए डायरेक्ट हम कभी नहीं बोलते बेटा, ठीक है। जैसे आपसे कभी कोई कहता है कि अगर पीएच की वैल्यू 7 हो तो सोल्यूशन कैसा होगा, बोले सभी बेटा, अगर पीएच की वैल्यू 7 होगा तो सोल्यूशन कैसा होगा, फटाक से बताना बेटा। देखो कितने फटाक से आंसर आया है ना। अब यार तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई तुमसे पूछ ले कि पीएच की वैल्यू 7 होगा, तुम आंसर दोगे न्यूट्रल, तो जेई वाले भी बेइज्जती करेंगे, फिर मान जाएंगे, ठीक है। मैंने तो ये नहीं बोला ना कि कौन से टेम्परेचर पे होता है, भैया पीएच की वैल्यू 7 पे न्यूट्रल तब होता है जब टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चल रहे हो। अगर मैं टेम्परेचर को और कम कम और ज्यादा कर दूंगा तो पीएच जरूरी थोड़ी कि पीएच 7 होगा तभी न्यूट्रल होगा। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट सुनिए, बाद में इक्विलिब्रियम इसमें लाना, ठीक है। तो अब देखने की कोशिश करिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक हो गया। लेकिन अगर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल लूं जैसे कि अमोनिया, ठीक है। इस अमोनिया का नेचर सभी को पता है कि इसका नेचर बेसिक होता है बेटा। इस अमोनिया का नेचर बेसिक तो है, लेकिन क्या एक्वस मीडियम में इसके पास OH नेगेटिव आयन है? नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब ये लिमिटेड थ्योरी, यानी दिस इज लिमिटेड। कौन सा आर्नियस थ्योरी बेटा, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड अप टू aqueous solution या solvent like water molecules, okay. It is not applicable any other solvents like polar aprotic solvent। अगर polar aprotic solvent है तो उसके लिए applicable नहीं होगा, ओनली सॉल्व इफेक्टिव या फॉलो करेगा किसको बेटा, अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होगा तब, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये एक्वस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको पता है यूनिवर्सल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है आपको, H2 पता है आपको, ठीक है। तो ये जब कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों से पढ़ के आते हैं, ये छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुआ। इस थ्योरी के लिमिटेशन जब आ गए बेटा, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक अदर कॉन्सेप्ट आया जिसे आप लोग पढ़ते हो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पढ़ते हो ना बेटा। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज मॉलिक्यूल ए है और बी, अगर मॉलिक्यूल ए है और ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है। क्या है बेटा, डोनर मतलब डोनेट करे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे मॉलिक्यूल जो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन्स डोनेट कर रहे हों, उसे हम एसिड बोलते हैं, ओके। और ऐसे पार्टिकल जो कहीं से H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को क्या कर रहे हो बेटा, एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके। तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, बोलिए बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी प्रोटॉन डोनर इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज, हाँ ठीक है, समझना है बेटा, डोनर में एसिड और एक्सेप्टर में बेस। क्लियर है ना यहाँ तक। देखिए यहाँ मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट साथ साथ मैं यहाँ पे पीएच पीके सब कुछ एवरीथिंग अप्लाई कराऊंगा, ठीक बेटा। तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे किसी भी चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आए अगर ये चीज आए, ठीक है। तो ये भी अब देखिए बेटा, अब यहाँ तो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात आ गई है ना।
इसका मतलब कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा जिसमें H प्लस लेने या देने की टेंडेंसी हो, यानी कुल मिला के H प्लस आयंस के लिए पाथ क्लियर होना चाहिए, या तो देने के फॉर्म में या तो लेने के फॉर्म में। लेकिन हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोग लेते हो, ठीक है, बड़ा प्यारा सा है, BF3 नाम सुना है ना बेटा? कौन सा? BF3। BF3 का सेंट्रल एटम कहाँ से बेटा? बोरान फैमिली से। बोरान फैमिली को हम लोग कौन सा फैमिली बोलते हैं? भिखारी फैमिली। कौन सा फैमिली बोलते हैं? बोरान फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा? भिखारी फैमिली। तुम लोग मत बोलना, क्यों, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा मांगता रहता है, ये किसी के साथ भी रहेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्यों लेता है बेटा, कभी देता नहीं है, ठीक है? तो मैं बोल दिया हूं तो तुम लोग भी बोल सकते हो कि बोरान हमेशा क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन कभी भी, बोरान कभी भी किसी के साथ भी अटैच होगा बेटा, कभी दे नहीं सकता, हमेशा मांगता रहता है, दे 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 दे, है ना? तो इसीलिए हम उसे भिखारी बोलते हैं, ठीक है? यानी ओके, चलिए। तो आप खुद देखिए, क्या इसके आसपास आपको कहीं प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं? प्रोटॉन्स इन द सेंस भाई वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? H प्लस साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं आ रहा मुझे नजर, आपको भी नहीं आ रहा होगा। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल में हम एसिड और बेस कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए एक अदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम बोलते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो लुईस एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा? लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है? लुईस एसिड का मतलब होता है कि ऐसे पार्टिकल जो में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो, उसे तो हम लुईस एसिड बोलेंगे बेटा। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? रिच हो, तो उसे हम लुईस बेस बोल लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन रिच इज लुईस बेस एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस इज लुईस एसिड। ओके, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ लिया मैंने BF3 और मैंने लिया अमोनिया। बहुत ध्यान से सुनिए, हमें पता अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? तो किसी भी मॉलिक्यूल के अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन द ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। लेकिन BF3 में देखें, बोरान के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो 6 है, क्योंकि बोरान के पास खुद 3 होता है, 3 से शेयरिंग किया तो 6 है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मतलब ये क्या है बेटा? लुईस एसिड है, ठीक है? और ये कैसा हुआ बेटा? लुईस बेस हुआ। समझ में आ रही बात? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस वाले पार्टिकल हैं, लाइक कैटायन वाले, कैटायन मतलब जिनके पास H पॉजिटिव चार्ज है या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच वाले को लुईस बेस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना हम लोग? ओके, अब देखो बेटा, अगर मैं इस BF3 की बात करूं जो लुईस एसिड है, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। और इस अमोनिया के पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? sp3 है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है कि जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो उससे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट का। एसिड और बेस को जब रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है। ये साल्ट 3 तरीके के बन सकते हैं, या तो वो आपका सिंपल साल्ट होगा, या तो आपका वो डबल साल्ट होगा, या तो आपका वो कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा। अभिजीत सर, प्रवास सर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा, ठीक है, जो भी बने वो देख लेंगे। तो अब देखो ऐसे केस में जब इनको देखेंगे तो अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे दिया जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब इसको हम दे देंगे तो देखो यहाँ BF3 है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे ये आ गया। ओके, ये देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, है ना? आपको पता है अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा किसी भी साल्ट में, तो उस लोग को हम लोग कौन सा सॉल्ट बोलते थे? लगभग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में लेके जाते थे, याद है ना बेटा?
लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसे कॉम्प्लेक्स बोलोगे, बस ये हाँ कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऐसा बोलो। कॉम्प्लेक्स बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, सॉरी। मतलब 3 तरीके के बन सकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। कौन सा बॉन्ड बनना है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। मतलब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अगर BF3 अमोनिया आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के दौरान किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा? तो अमोनिया का तो नहीं चेंज होगा, अमोनिया का पहले भी sp3 है, बाद में भी sp3 होगा। लेकिन बोरान वाले का sp3 हो गया, पहले sp2 था, अब sp3 हो गया। तो किसका चेंज हुआ बेटा? BF3 का, है ना। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक्चुअली हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेशन क्या है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, वो किसका पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में पढ़ता तो मैं पीएच वो सब अप्लाई करना सिखाता कैसे होता है, तो वो बात की बातें हैं, जब कभी रिवाइज वाइज किया जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मुझे एसिड बेस कैरेक्टर समझना है, ये जो थोड़ी सी बातें बताई थी ये जरूरी था, एसिड बेस शुरू करने से पहले बताना जरूरी था। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर। इस एसिडिक नेचर को जानना है तो इसके लिए कुछ इफेक्ट मैं उनको बता दूं। जैसे आपने सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा प्लस आई, दूसरा माइनस आई। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ये ग्रुप जो होते हैं, इनसे क्या होता है, सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है बेटा इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इनसे सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कौन से सिस्टम? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बेटा अगर कभी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो एसिडिक नेचर होता है वो कम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्लस आई ग्रुप होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एसिडिक नेचर के। और जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली किसके? एसिडिक नेचर के, ठीक है। एक तो ये बात आपको जाननी बेटा, है ना, समझ जाएंगे बेटा। दूसरी आपको, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट वो कहाँ गया? अच्छा, रहने दो मेरा। इसे बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक। हाँ कोई बात, रेजोनेंस का बोलते हैं, मेजोमेरिक का बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, प्लस आर और माइनस आर में भी इसी तरीके से काम होता है। क्या होता है इसका काम? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसका मतलब उनसे एसिडिक नेचर कम होगा। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, ठीक है। ठीक है ना बेटा? ठीक है, ये दो छोटी बातें हो गई, है ना, छोटी छोटी चीजें हो गई ये। अब इसी तरीके से ये वाली चीजें अगर आपको पता चल गई तो अब और थोड़ा सा बात समझें, ठीक है। अभी जनरल रूल्स चल रहे हैं, तब आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करते हैं। तो एस ऑर्बिटल प्योर sp sp2 sp3, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है बेटा। एस ऑर्बिटल ये तो प्योर है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 है, sp3 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि एस ऑर्बिटल में एस करेक्टर तो 100% होते हैं, ठीक है, एस के परसेंटेज। sp में एस करेक्टर कितना होता है? 55, है ना। इसमें कितना होता है? 33%। इसमें कितना होता है? 25%। हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एस करेक्टर बढ़ता है तो एस करेक्टर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सेंट्रल एटम्स की कभी भी इंक्रीज करेगी। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी इंक्रीज करने से उस मॉलिक्यूल का जो एसिडिक नेचर होता है बेटा, वो भी इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं sp2 sp3 में अगर मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो हमें पता है कि अगर ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट आया तो हम सबसे ज्यादा देंगे किसको? पहले एस कैरेक्टर वाले को, जो प्योर एस कैरेक्टर वाला है। इसके बाद हम देंगे sp वाले को, देन हम किसको देंगे? sp2 को देंगे, और देन किसको देंगे? sp3 को देंगे। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि अगर हाइब्रिड आरपीसी चेक करना तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है वो, ठीक है, एक्स वाई जेड दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जनरली या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। इस मॉलिक्यूल से दो पार्ट बनेंगे, या तो मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? एनायन बनेगा या कैटायन बनेगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है। कब एनायन बनता है, कब कैटायन बनता है? एनायन मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो गया। कोई भी आयंस, ध्यान से सुनिए, कोई भी आयंस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कब होगा? जब ओरिजिन से स्टेबलाइज करेगा। वो मॉलिक्यूल अगर एसिडिक है तो उसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगी, अगर बेसिक है तो बेसिक करेक्टर ज्यादा होगी। यानी एसिड और बेस की करेक्टर मॉलिक्यूल्स का जो एनायनिक पार्ट है या कैटायनिक पार्ट है, उसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके बेटा। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का एसिडिक करेक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो के ए बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। और किसी मॉलिक्यूल में अगर पीके बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम में हम लोग समझते हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर में? इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सबने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चल, तो अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से। अब मैं एग्जाम्पल धीरे धीरे एसडी करेक्टर पहले पढ़ूंगा। अब एसडी करेक्टर में कुछ जनरल, कुछ कॉमन चीजें हैं, उनको पहले बता दूं। जैसे मैं आपसे बात करूं वाटर, ये H2O है बेटा, और दूसरा मैंने लिया इथाइल एल्कोहल। आपसे पूछा जाए कि वाटर और इथाइल एल्कोहल में मोर एसिडिक नेचर कौन सा है, तो बेटा यहां ध्यान रखेंगे, इनका जो एसिडिक नेचर होता है, इनको कॉन्सेप्ट अभी तक जो लगाया है प्लस आई माइनस आई पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट डाटाबेस है। ये डिपेंड करता है पी के ए वैल्यू पे, क्योंकि ये ऑब्जर्व डाटा है। तो जैसे सभी लोगों को पता होगा कि वाटर इथाइल अल्कोहल में मोर एसिडिक कौन सा होता है बेटा, बताएंगे आप लोग? कोई भी स्टूडेंट्स? गलत है आंसर। तो वाटर और इथाइल अल्कोहल में बेटा क्या होता है कि वाटर मोर एसिडिक होता है। लेकिन अगर मैं वाटर और मिथाइल अल्कोहल दे दूं, दिस इज आल्सो फैक्ट बेसिस डिपेंड ऑन पीके, तो मिथाइल अल्कोहल की एसिडिक करेक्टर ज्यादा होती है। ये फैक्ट बेस्ड है बेटा। लेकिन अगर मैं मिथाइल अल्कोहल ले लूं और इथाइल अल्कोहल ले लूं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब वाटर और इथाइल अल्कोहल में वाटर ज्यादा स्थित है, वाटर और मिथाइल अल्कोहल मिथाइल ज्यादा है, तो यार ऑफ कोर्स मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में कौन सा ज्यादा होगा बेटा? मिथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? चलो, तो ये हमारे पास ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये डाटा बेस्ड, ठीक है। चलिए, आपको पता है मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है बेटा, पता है ना किससे? इथाइल अल्कोहल से, है ना। इसीलिए इसको लोग ज्यादा यूज करते हैं एज ए ड्रिंकिंग पर्पज, है ना। सबसे ज्यादा बिक्री इसी की होती है। देखो लॉकडाउन में सबसे पहले अगर कुछ ओपन हुआ तो कौन सा ओपन हुआ बेटा? अल्कोहल, है ना। चलिए देखा जाए।
अब सैनिटाइजर कोई थोड़ी पिएगा। यार सैनिटाइजर कौन पी रहा है? अच्छा, नहीं उसमें कंप्लीट इथाइल अल्कोहल नहीं, तो मिक्सचर होते हैं बेटा, प्रोपाइल अल्कोहल भी होता है, इथाइल अल्कोहल कौन मिलाता है पूरा सैनिटाइजर में? चलिए हम टू द पॉइंट फिर आए, तो हाइड्रोकार्बन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में चलेंगे एसिड बेस। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं, ध्यान देना अभी मैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने सी एच बॉन्ड ले लिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कहीं भी है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है बताइए? एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एच हम सब यहाँ कॉमन ले रहे हैं, कौन सा ग्रुप बेटा? एल्कीन। एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सी एच, दिस इज एल्काइन। ठीक है, अगर मुझे एल्केन एल्कीन और एल्काइन में एसिडिक नेचर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, इसके लिए तरीका बहुत ध्यान से देखिए। वैसे तो पहला एक डायरेक्ट तरीका क्या है, पहले उसको सुनिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन में अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो आपका एल्केन जो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगा तो एसडी नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब एल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन देन एल्केन। एक तो ये हो गया। लेकिन हमें सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे? सबसे पहले बोला है कि अगर प्रोटॉन को डोनेट करें बेटा तो उसका नेचर एसिडिक होता है। चलिए मैं इससे प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, जब इससे मैं प्रोटॉन को बाहर निकालूंगा, ठीक है, सपोज ये मैं मान लिया कि ये CH3CH2 था, ध्यान से सुनिए, ये CH3CH2H था, ये आपका CH2CH था, और ये आपका CH था, ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं इससे H को बाहर निकाला तो हमारे पास बचा CH3CH2 निगेटिव चार्ज। यहाँ से मैंने H प्लस को बाहर निकाला, तब क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड एंड CH निगेटिव चार्ज। यहाँ CH प्लस को बाहर निकाला, भाई प्रोटॉन डोनर इज एसिडिक, C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, ये हमारे पास है। ठीक है, सभी यानी प्रोटॉन डोनर के बाद क्या हो रहा है? एनायन बनना है। क्या बनना है लल्ला? एनायन। और आपको क्या बता रहा हूँ बेटा कि कोई भी हमने बोला था पार्टिकल्स आफ्टर प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर, अगर प्रोटॉन वो डोनेट कर रहा हो या एक्सेप्ट कर रहा हो तो उसके बाद कैटायन एनायन बनाएगा। अगर कैटायन एनायन बना रहा है, अगर वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। ये तो बताया था ना बेटा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पे इस एनायन को देखें, तो इस एनायन में इस कार्बन को आपको देखना है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, this carbon is sp2 hybridized and this carbon is sp hybridized। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता है ना अच्छे से? ओके ठीक है, अब बोलिए। ये खैर मैंने भी पता नहीं बताया नहीं बताया, हमने बताया नहीं बताया हो तो आपको पता होना चाहिए। sp3 जो होता है इसका नेचर हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पता है ना आपको? sp का नेचर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन जो sp2 है उनका नेचर जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो निगेटिव चार्ज है, यानी इन दिस केस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, इन दिस केस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन more electronegative
positive carbon. Okay, in this case negative charge present on electropositive carbon, but in this case negative charge present on more इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ठीक है, बोलिए ठीक है यहां तक। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, एक स्टेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट है सेम चार्ज ऑन सेम पावर। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, मतलब सेम चार्ज ऑन सेम पावर इज मोर स्टेबल। सेम चार्ज ऑन सेम पावर इज मोर स्टेबल, मतलब अगर कोई कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ही लगा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। याद रखेंगे, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट बताया, सेम चार्ज ऑन सेम पावर इज मोर स्टेबल। तो इन तीनों केस में देखें कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन तीनों केस में देख लीजिए कि कौन सा एनायन ज्यादा है स्टेबल, जिसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ओके, ठीक है। बोलिए समझ में आए बात कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ, थर्ड वाला। ठीक है, इससे आपको दो चीजें पता, देखो एक तो एसिडिक कैरेक्टर पता चल रहा है, साथ साथ आप स्टेबिलिटी आप एनायन भी देख रहे हैं। तो थर्ड वाला जो एनायन है मोर एसिडिक है देन फर्स्ट से। तो जितना ज्यादा एनायन एसिडिक ओ सारे स्टेबल होगा, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो मोर स्टेबल एनायन कौन सा हुआ, ये हुआ। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा, उसका एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को? ठीक है, ओके, गुड। ओ शुक्रिया, ओके प्रभात, थैंक यू। देखो पढ़ने में मजा आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिंदगी है किस लिए यार, 2 दिन की जिंदगी है ना, एंजॉय के साथ पढ़ो, है ना। मतलब 2 दिन की नहीं, बहुत है मतलब, बट मस्त होके पढ़ो। और ये जो लोग टेंशन लेते हैं यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास, ओके, ये हमारे पास जो है बेटा, इस केस में अगर मैं बात करूं, तो ये 3 कंपाउंड है, उन तीनों कंपाउंड में एग्जाम में आ गया कि इसका मुझे सिग्नेचर बताइए। कोई नहीं, सबसे इजी तरीका क्या है कि जहां एच है उसको बाहर निकालिए। चलिए यहाँ से मैंने एच को बाहर निकाला, यहाँ से एच को बाहर निकाले, यहाँ से एच को बाहर निकाले। प्रोटॉन्स को क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। प्रोटॉन्स को निकालने के बाद आप क्या डेवलप करेंगे, एनायंस, क्योंकि यहाँ से भी H प्लस जा रहा है बाहर। H प्लस जाने के बाद आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, एक एनायन डेवलप हो रहा है। ओके, इस केस में भी H प्लस बाहर जा रहा है। H प्लस जैसे ही इस केस में बाहर गया बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास एनायन डेवलप हो गया है, और यहाँ पे CH3 लग गया है।
माइनस एच प्लस, यहाँ पे देखा जाए CH2 नेगेटिव एंड NO2, है ना। अब इसमें हमें देखना कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। ओके, दिस इज बेंजाइल कार्बन आयंस, दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन। इस बेंजाइल कार्बन आयन के आर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट बेटा, प्लस आई एंड प्लस आर, ठीक है ना। इस बेंजाइल के इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई एंड माइनस आर, आपको पता ही होगा, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए एनायंस की अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी, एनायन, तो जो एनायन की स्टेबिलिटी होती है हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं बेटा, ये प्रपोर्शनल होता है माइनस आई के एंड माइनस आर के, पता है। ओके, तो आप देख सकते हैं, और प्लस आई प्लस, प्लस आई के क्या होता है, अगर मैं प्लस आई की बात करूं, तो जो प्लस आई होता है वो उसकी इनवर्सली होता है, प्लस आई और प्लस आर के क्या होता है, इनवर्सली। तो यहाँ तो प्लस आई और प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है इस वाले कंपाउंड में, तो यानी इस एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, है ना, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, देन वन का होगा, देन टू का होगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्ड, फिर वन, फिर टू है, तो डेफिनेटली जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा, फिर थ्री, फिर वन, फिर टू। क्लियर बेटा। ओके, दैट्स गुड। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। इसमें हम लोगों को क्या पता करना है बेटा, इनमें पता करना मोर एसिडिक है कौन सा है। ये तीन कंपाउंड, एक दो तीन चार, चार कंपाउंड है, और इन सभी में मुझे क्या पता करना, एसिडिक नेचर पता करना, ठीक है, कि इनका एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, मैं सॉल्व करा दूंगा, क्यों, ये आप लोग करेंगे। बोलो मैं कराऊं या आप लोग ट्राई करोगे बेटा, पहले बताओ थोड़ा सा। सर कोई ग्रुप नहीं लगा है। नहीं, कोई ग्रुप नहीं लगा बेटा, तभी तो देखो, आपको क्या करना है, आपको जहां से ट्राई करना है कि कहां से पहले एच निकालना है, ठीक है। पहले एच निकालो, फिर एनायन बनाओ, और फिर आप ट्राई करो एक बार। कोशिश करने से क्या जा रही है यार, है ना, कोशिश हमेशा करना चाहिए बेटा, ठीक है। हो सकता है कुछ कोशिश अच्छे हो जाए, कुछ कोशिश, जरूरी थोड़ी कि सारे कोशिश में सफलता मिल जाए, ठीक है। आप लोग ट्राई बहुत ज्यादा स्कूल में करते होगे तो जाते होगे ना, कोशिश, समझ रहे हो ना। स्नेहा, अंजलि, निहारिका और सब तुम लोग बेटा करोगे ना ट्राई।
ओके ओके गुड, ये बढ़िया हुआ। यार तुम लोग मुझे दिखाई नहीं देते हो, तुम लोग का वीडियो ऑन करता हूँ तब भी नहीं दिखाई देते हो। तुम लोग का वीडियो ऑन नहीं है। ऑन, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये सर। यार यही नहीं पता चल रहा मैं कैसे दिखूँ, वो मतलब कैसे कर रहा हूँ कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ शो होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए आगे है ना। छोटा सा स्क्वायर में से आप देख रहे हैं। एक स्क्रीन शॉट लेना था, इस ओ स्क्रीन शॉट बोल रहा हूँ, मतलब जो भी कुछ यार भेजना तो लेके। वो तो वो आ रहा हूँ क्या ना फिर, क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे वो हम्म, कोहरा पड़ रहा हो, धुंधला हो रहा हो ना, वो वहां से आया हो, क्या नाम है, क्या बोलते थे उसे, वेस्ट ये इंडीज। चलिए मैं देख रहा हूँ इसको, देखिए, चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले H प्लस को बाहर निकालना है, यानी H को। अब सवाल आ रहा है कि H कहाँ से निकालो, ध्यान देना, इस सिस्टम में या तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बेटा जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होगा, लेकिन sp2 में कार्बन डबल बॉन्ड होगा, sp3 में कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। याद रखिएगा हमेशा, डबल और सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करने की जो टेंडेंसी होती है, यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सिंगल, तो इसलिए हमेशा प्रोटॉन्स वहां से निकालेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो प्रोटॉन्स निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे बेटा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी यहाँ से। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके पास दो हिडन हाइड्रोजन होते हैं, किसी एक हिडन हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, किसी एक हिडन हाइड्रोजन को जब बाहर निकालेंगे इसके पास आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे यहाँ देखो, ये भी sp3, ये भी sp3, तो चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसमें से निकालूंगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, समझ में बेटा। अब नेक्स्ट केस देखें, इस केस में ये sp3 है बेटा, इसको बाहर निकाल दें, प्रोटॉन्स को यहाँ से। तो अगर यहाँ से निकालोगे तो ये कंपाउंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा देखो, ठीक है। अगर यहाँ से मैं H प्लस को बाहर निकालूं तो ये कंपाउंड जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब इस कंपाउंड में देखिए जो आपका एनायन डेवलप हुआ है, इस एनायन का नेचर कैसा हो गया बताइए, एरोमेटिक है ना बेटा, क्योंकि 6 पाई लटान हो गया, 2 2 4 और 2 6। हाँ जी, ये सर। इस वाले में देखिए, ये वाले कंपाउंड की बात करूं तो ये एरोमेटिक नहीं है,
है ना। यस सर। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। 4 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब सुनिए बेटा, इसमें आपके पास 2 केस और हैं, ये और ये, मतलब ये ब्लू वाले, ठीक है, ये होते हैं नॉन एरोमेटिक। कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। अब सुनिए, सबसे लेस स्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक, और सबसे मोर स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक। इसका मतलब जो फर्स्ट एनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा हुआ, फर्स्ट। पहले मैं स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ बेटा, ड्यू टू एरोमेटिक। और सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, एंटी एरोमेटिक, मतलब 3। अब ये और ये दोनों नॉन एरोमेटिक हैं, दोनों कैसे हैं बोलिए, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इस वाले में रेजोनेंस ज्यादा है ना, ज्यादा। यस सर। लेकिन इस वाले में रेजोनेंस तो कम है ना बेटा। तो ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कौन सा, सेकंड होगा। और फिर कौन सा होगा, 4। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है तो आपका एसडी कैरेक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको रब कर दें मैं, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर चेक करते हैं। अब एसिडिक कैरेक्टर ये तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप था, अगर एल्कोहलिक ग्रुप हो तब कैसे करेंगे, किसी एल्कोहलिक ग्रुप मतलब जिसमें OH ग्रुप लगे हो। तो OH ग्रुप में जैसे मैंने लिया CH3 CH2 OH CH3 CH2 एंड CH2OH। ओके, अब मुझे दोनों में मोर एसिडिक चेक करना है। अगर मैं यहाँ से H को बाहर करूँ, यहाँ से H को बाहर करूँ, तो ये भी एनायंस बनेगा बेटा, ये भी एनायंस बनेंगे ना। यस सर बनेगा। CH3 CH2O नेगेटिव बनेगा, यहाँ से CH3 CH2 एंड CH2O नेगेटिव बनेगा। अब देखिए कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलिए बेटा। सेकंड वाला। देखो एनायन से बेटा प्लस आई ग्रुप क्या करता है, एनायन की स्टेबिलिटी नहीं कम नहीं, करता है। फर्स्ट वाला था। तो फर्स्ट वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ प्लस आई पावर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो फर्स्ट एनायन मोर स्टेबल। तो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा बेटा। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक, फर्स्ट इज मोर एसिडिक। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चेक करें। ये 2 कंपाउंड है बेटा हमारे पास, और इन दोनों में मुझे एसिडिक कैरेक्टर पता करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम H को बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी H को बाहर निकालेंगे, ठीक है। H को जैसे हमने बाहर निकाल, अच्छा ये काम करिए, ठीक है, साथ साथ आप लोग भी रफली बनाते चलिएगा बेटा। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे बनाया आप देख रहे हो कि सर कैसे कर रहे हैं, वैसे ये तो रटना होगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन दिया आप लोग भी ट्राई करते रहो, अपना अपना दिमाग चलाते रहो, ठीक है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अब इस देख लें, यहाँ CH2 यहाँ O निगेटिव है। ओके, इस केस में, और ये जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा आंसर आपके गलत ही हो या हमेशा सही भी हो, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल सीख जाओगे। अब दो हमारे पास एनायन आया गया बेटा, इस ये एनायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज करा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ रेजोनेंस क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा, क्योंकि दिस कार्बन इज, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
बोलो यार। ये सर तो अब दोनों एनायन में मोर स्टेबल एनायन कौन सा हुआ? दोनों में मोर स्टेबल एनायन आपका ये हुआ। तो जब मोर एनायन स्टेबल ये है तो इसका एस ज्यादा होगा, यानी दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ? नेक्स्ट देखा जाए। आपको समझ में आ रही बातें? समझ में आने लगी होंगी, है ना? बेटा एक कौन सा एल्कोहल है बताइए? एलिफेटिक एल्कोहल है, पता है ना? ये कौन सा एल्कोहल है? है ना? ये सर हाँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल में एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर स्टेबल, बट व्हाई? क्यों? सबसे पहले हम यहाँ से H प्लस को बाहर रिलीज करेंगे। जैसे ही H प्लस को हम बाहर करेंगे बेटा, हमारे पास क्या डेवलप होगा? CH3CH2 एंड O नेगेटिव चार्ज। इन दिस केस अगर H प्लस को हमने बाहर कर दिया है तो यहाँ से हमारे पास तैयार हो रहा है O नेगेटिव। ओके बेटा बोलिए, क्या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है इस वाले केस में? नो सर नो। लेकिन यहाँ पे बेटा देखें तो यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ना, यस सर तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, तो आप बता सकते हो रीजन? ये रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो सर मतलब कोई दूसरा एडिफाइटिक में कंपाउंड दे दे तभी भी जो रेजोनेंस हो। हाँ, अब दोनों में अगर रेजोनेंस होगा तो एरोमेटिसिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना? यस सर ठीक है। अगला केस देखें, CH3CH2 NO2OH। नेक्स्ट CH3CH NO2 एंड CH2OH। ये हमारे पास दो एल्कोहल है। इन दोनों में बताना है कि ज्यादा, ठीक है, एसिडिक कौन सा है बेटा? फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है। जी। फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है सर। यस। वाई? क्यों बेटा? मतलब ओ माइनस लगा हो जाएगा तो सर NO2 मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन। भी माइनस आई बेटा, यहाँ भी माइनस आई, ध्यान से सुनिए। यहाँ सर से वो मैं, डिस्टेंस। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट। सो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी पे बेटा, इसके रिस्पेक्ट में कम दूरी पे, है ना? तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। माइनस आई पावर इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ माइनस आई पावर जब पास में होने ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एरोमेटिक केस में देखो। तो एलिफेटिक में इसका मतलब आप लोगों को पता है, एलिफेटिक का छोड़ रहा हूँ मैं, एरोमेटिक पे ही चलना है, एरोमेटिक एल्कोहल पे, ठीक है बेटा। ओके सर चलिए एरोमेटिक एल्कोहल का पहला केस में ले लें। अच्छा, एक बोर्ड में क्वेश्चन आता बेटा कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, आता है ना क्वेश्चन। यस सर तो चलिए ये भी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ बेटा। देखिए, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ OH लगा, यहाँ कार्बन है ना, इसके साथ OH, कहीं भी अगर ऐसा ग्रुप दिया है, देखो यहाँ दो केस हो सकता है, या तो OH बांड टूटता है, या तो देखो मतलब या तो C और O के बीच का बांड टूटता है, या O से H के बीच का बांड टूटता है, पता है ना आपको? यस सर देखिए, अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें O और H के बीच बॉन्ड का ब्रेक होता है बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक होता है जब मेटल से रिएक्शन करोगे आप, ठीक है। ओके, तो
इसलिए जब हम लोग फिनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है और इससे सोडियम फिनॉक्साइड आयन तैयार होता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन है ना। सोडियम फिनॉक्साइड आयंस बोलें या सिंपल सा ये ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या तैयार करता है, फिनॉक्साइड आयन है ना। ओके, व्हाट इज दिस, फिनॉक्साइड आयन है ना। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, आपका ये जो फिनॉक्साइड आयन बना हुआ, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्या करता है, ये कुछ करता नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो आप लिखेंगे बिकॉज फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड एंड स्टेबलाइज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। उस इतना लिखने के बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कट सकता है। ठीक है, बशर्ते ये आपको ड्रॉ जरूर करना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेजोनेंस आपको बनाना आता है, इस बॉन्ड को फिर यहाँ भेज दो, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। ये सर समझ में आ रहा है। तो ये आप प्रॉपर देंगे बेटा, बिल्कुल सवाल ही नहीं कि कोई भी आपका गलत हो जाए या कोई भी टीचर आपका इसको गलत कर दे। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब आपने जब इस फिनॉल, एक तो ये रीजन पता होगा कि फिनॉल मोर एसिडिक क्यों है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि फिनॉल मोर एसिडिक क्यों, ये तुम्हें पता चल गया। ठीक है यार, एक चीज यहाँ और देखिए, इस फिनॉल का जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब इस फिनॉक्साइड आयन का मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाया है, तो आप देखिए कि जो चार्ज आपका डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, चार्ज। वो चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। वो चार्ज एक तो किस पोजीशन पे डेवलप हो रहा है, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे डेवलप हो रहा है, आर्थो। और दूसरा हमारे पास किसके पास डेवलप हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पैरा। मतलब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो पे, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा में, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में फर्दर आर्थो पे। मतलब जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ वो आर्थो और पैरा पे ही हुआ है, बाकी तो किसी पे नहीं हुआ ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब अगर फिनॉल का कोई मैं फिनॉल के सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में लाऊं या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ले आऊं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मतलब फिनॉल के साथ उसके आर्थो पैरा पोजीशन पे मैं कोई ग्रुप लगा दूं, मेटा पे कोई ग्रुप लगा दूं, तो ध्यान रखेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा दो इफेक्ट वर्क करेंगे। वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट, अदर इज द रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जहां भी सिस्टम पे चार्ज डेवलप हो रहा है वो कहां हो रहा है, आर्थो और पैरा पे हो रहा है। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट आर्थो पे भी लगेगा और किस पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। बट मेटा की अगर बात करूं तो मेटा पे कभी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे तो चार्ज ही नहीं आ रहा बेटा। तो इसीलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा वो मेटा पे भी लगता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका आर्थो पे लग सकता है, मेटा पे भी लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगेगा, केवल आर्थो और पैरा पे। समझ जाएंगे ना। अभी आगे खैर क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा भी। ओके सर। आप सुनिए एक मिनट और। तो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, कि अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी आर्डर बताइए, ये फिनॉक्साइड आयन का है, इसमें चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लिया जाए, इसको 1 मान लिया मैंने, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4। अच्छा, फिफ्थ वाला तो बिल्कुल सेम है पहले जैसा। इसकी मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको पता है फर्स्ट जो है, सॉरी मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट इज द इक्विवेलेंट टू फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम है ना। ओके, यस सर। अच्छा अब देखिए, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसी, सभी लोग ध्यान से सुनिए बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या नहीं। चलिए ओके, पहला चेक कर दिया। इसके बाद हम चेक करते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। ये हो गया। दो चीजें, ठीक है, बहुत जरूरी होती है बेटा, दो चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल कोवैलेंट है या आयनिक है। कोवैलेंट अगर है तो जितना ज्यादा कोवैलेंट होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। आयनिक मतलब चार्ज आ गया, आयनिक का मतलब हो गया चार्ज ज्यादा है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज आ रहा है, समझिए उस मॉलिक्यूल के कुंडली में राहु केतु आके बैठ गए हैं, ठीक है। राहु केतु का नाम सुना? ये सर, ये कुंडली ठीक है। में है। हाँ, मतलब अगर सिस्टम में चार्ज आ गया ना बेटा, तो पक्का उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, चाहे कैसी भी हो। तो अब देखिए, इनमें अगर मैं देखूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में एरोमेटिक पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ में, इसलिए मैंने फर्स्ट और फिफ्थ को ज्यादा स्टेबल कर दिया। अब मैं सेकेंड थर्ड और फोर्थ में चेक करूंगा। तो सेकेंड में देखिए, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चार्ज का ये है, इसमें चार्ज का डिस्टेंस ये है, और इसमें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे। बेटा जितना ज्यादा है ना, एक आपने शायरी सुनी होगी ना बेटा, अगर चाहते हो मोहब्बत का सिलसिला रहे, करीब इतना हो कि कुछ फासला रहे, सुना है आपने? ये सर, अभी तो सुना यार, अभी नहीं सुना? ये अभी सुनिए। इतना बढ़िया शायरी मारा हो तुम लोग, यार बेइज्जती मार दी मेरी, है ना? क्यों पर भी? चलिए ठीक है। तो देखिए, मतलब चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखेंगे, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यानी चार्ज सेपरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, आप रीजन भी पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा आप बताइए बेटा, जब एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है या कम रिलीज होती है? ज्यादा सर। तो अगर सिस्टम के पास से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। ये सर। तो बेटा अगर दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल पास पास में होगा तो अट्रैक्शन ही होगा, और अट्रैक्शन होने से एनर्जी लॉस होती है। ये एनर्जी लॉस होने मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए बोला चार्ज सेपरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें देखें कि हाँ जी, समझ में आ रही बात? ये सब समझ में आ रहा है। हाँ जी। अब यहाँ पे देखें तो पूरे सिस्टम पे क्या है बेटा, चार्ज जो है वो कौन सा है, तो नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है ना। ये सर। तो अब अगर मैं ये बोलूं बेटा कि एक मिनट, क्या नाम? तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब इसमें कैसे करते हैं, ठीक है, देखेंगे। मैं शायद तुम लोग एक मिनट कोशिश करना देखने की। नहीं कोई नहीं, ये मैं यहाँ एक डंडा खींच रहा हूँ, ये ठीक है, और एक ये, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव लगा है, यहाँ नेगेटिव है। अच्छा अगर हम देखें बेटा, तो इसमें चार्ज सेपरेशन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ देखें तो ये चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस क्या जाता है? बोल दो भाई। ज्यादा है सर। अब सेकेंड और फोर्थ में कम है। ठीक है। तो बेटा अभी मैंने बताया, ठीक है, कि इनको मेंटेन करना अगर हमें, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो इस सिस्टम से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, होगी ना, ये सर होगी। लेकिन यहाँ से तो कम रिलीज होगी ना। ये सर। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन सा हो बेटा, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस सेम है ना। ये सर। ओके गुड, तो कम सेकंड है। एंड फोर्थ बराबर हो गया। सबसे लेस स्टेबल कौन सा हुआ, सबसे लेस स्टेबल आपका ये हुआ, है ना। ये ये सर। ओके,
अब देखो ये चार जो है ना थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला है ना बेटा कि अगर चाहते हो मोहब्बत का सिलसिला रहे, करीब इतना हो फासला रहे, ठीक है। तो इतना नहीं कि एकदम मिला दो तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। समझ में आया बेटा? सर समझ में आ गया। हाँ अब तो समझ में आ ही गया होगा भैया, है ना। तो अब एक काम करिए बेटा, दो तीन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और इस पे मैं कुछ ग्रुप लगा दे रहा हूँ, और तब तक ट्राई करो, है ना। फटाक से दो क्वेश्चन देना, इन दोनों को की स्टिक करेक्टर चेक करिए, ठीक है। आप लोग सब लोग ट्राई करिएगा, है ना। मजाक में मत करिएगा बेटा, ठीक है, सीरियसली करिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, है ना, समझ तो जाओगे, है ना। चलिए। सर पहला में फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। हाँ हाँ इसको करो, नहीं पहले करो यार, समझाओ पहले, उसको कर लो।
चलिए भाई मैं आ गया, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्ट जब किया था तो इंडक्टिव इफेक्ट बताया था ना। और बहुत ज़्यादा ना समझा कि मैंने डायरेक्ट भी तरीका बताया था भैया कि बस इतना याद रखना, ये ग्रुप क्या करता है, एसडी करेक्टर को डिक्रीज कराता है, और ये ग्रुप क्या करता है बेटा, इंक्रीज कराता है। इतना तो ठीक है ना बेटा। ये देख यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा ये कैसा वर्क कर रहा है, एज ए प्लस आई एंड प्लस आर, ठीक है। मेटा पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ओनली प्लस आई। इस पे कौन सा लग रहा है, प्लस आई एंड प्लस आर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से। रीजन मीन्स इफेक्ट, चाहे आर्थो पे हो चाहे पैरा पे, काम वही करेगा। तो इसका मतलब टोटली डिपेंड किस पे करा, इंडक्टिव इफेक्ट पे, है ना। इसका मतलब यहाँ अब ऐसे सुनिए, यहाँ दो ग्रुप इसके एसडी करेक्टर को डिक्रीज करा रहे हैं, यहाँ एक ग्रुप एसडी करेक्टर को डिक्रीज करा रहा है, यहाँ दो दो ग्रुप लगे हैं डिक्रीज कराने के लिए। तो पहले वाले में ज्यादा एसडी कौन सा हुआ यार, सेकेंड हुआ। समझ में आया, बोलो भाई। कोई बोल दो। अब बताओ, अब बचा हमारे पास ये और ये। बेटा यहाँ डिस्टेंस ओ OH के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे देखें ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा है मतलब यहाँ प्लस आई पुअर है, और यहाँ प्लस आई क्या है बेटा, स्ट्रांग है। तो जब यहाँ प्लस आई स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा ना, तो उससे एसडी कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम एसडी कौन सा हो पहले वाले में, पहला वाला ही हो ना बेटा। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, ये हो गया। प्लीज ऐसे मत करो यार, है ना, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले इसमें देखो भाई, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई एंड माइनस आर। यहाँ कौन सा ग्रुप लगा है, माइनस आई है, इधर माइनस आई और माइनस आर। ऐसे सीधे सोच लो, ऐसे ज्यादा मन लग सोचो, ऐसे सोच लो इसके एसडी करेक्टर को कितने ग्रुप बढ़ा रहे हैं, दो ग्रुप। इसके एसडी करेक्टर कितने ग्रुप बढ़ा रहे हैं, दो ग्रुप, और इसको एक ग्रुप बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा तो ये और ये हुआ ना। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग सोचें तो फर्स्ट इज मोर स्टिक देन थर्ड देन सेकंड, ये हुआ। लेकिन ये करेक्ट नहीं हुआ, ये तो हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया कि फर्स्ट इज मोर स्टिक देन थर्ड देन सेकंड, हुआ ना। बोलो इतना समझ में आया जी। लेकिन आपको पता है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आपको क्या पता है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बात करूं तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, इस वाले का सरफेस एरिया बढ़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बहुत बोर्ड वाइज क्वेश्चन बेटा, बोर्ड वाले थे। अब बोले समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट आगे देखा जाए।
अब बताओ दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल is more acidic than orthonitrophenol. Why para-nitrophenol is more acidic than orthonitrophenol? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, समझ जाओगे ना। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों बेटा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस। तो अब यही सब केस हम ये एल्कोहल वाले ग्रुप में हो गए जहाँ OH ग्रुप आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे COOH वाले ग्रुप, उनमें एसिडिक कैरेक्टर की बात करूंगा। इससे पहले मैं एक नोट पॉइंट लगा दूं, अगर कोई भी कंपाउंड हो और उसके साथ SO3H लगा हो तो उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप लगे हैं। इस ग्रुप की एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगी अगर कंपाउंड में ये ग्रुप लगा है। याद रहेगा इतना बात? क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि इनऑर्गेनिक एसिड, यानी जो इनऑर्गेनिक होता है कंपाउंड, उनका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है इससे ऑर्गेनिक वाले से। ठीक है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा तो उसका एसिडिक नेचर ऑर्गेनिक वाले से ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ग्रुप हमारे पास, एक तो एलिफैटिक है, एक एरोमेटिक है। चलिए, अगर हम एलिफैटिक की बात करें, जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH2 एंड COOH, और दूसरा हमने ले लिया CH3 COH। आपसे कहा जाए दोनों में मोर एसिडिक कौन सा है, तो बहुत अच्छे से पता है कि प्लस आई इसमें कम, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, है ना। और अगर हम दूसरा कंपाउंड लें जिसमें एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है, ये कैसा? अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड, मतलब इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन। भाई इस H को अगर बाहर निकालो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला माइनस आई जैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना। यस सर। इसलिए अनसैचुरेटेड एसिड मोर एसिडिक देन सैचुरेटेड एसिड, ये भी आपको पता हो गया। और एक छोटा जो सिंपल केस लगा तो माइनस आई प्लस वाई वाला, वो तो आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ चलो NO2 लगा दिया और यहाँ COOH, और दूसरे में NO2 मैंने दूर लगा दिया, तो ये भी तुम्हें पता है कि दोनों में मोर एसिडिक कौन सा होगा? पहला वाला, क्योंकि माइनस आई पास में है ना। यस। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ मैंने NO2 लगा दिया माइनस आई में और COOH, और दूसरा केस लगा CH3 CH और मैंने क्लोरीन लगा दिया COOH, तो अब भी इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी क्योंकि NO2 और Cl में NO2 का माइनस आई पावर ज्यादा होता है, पता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो किस तरीके से अगर मैं आगे अब बात करूं, ध्यान से सुनिए। किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, ध्यान से सुनिए,
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ऐसा होता है बेटा जिसमें आर्थो इफेक्ट लगता है। नाम सुना है आर्थो इफेक्ट? ये सब सुना है। आर्थो इफेक्ट का काम क्या होता है बेटा? बोलिए, रेजोनेंस को क्या करता है? स्टेबल करता है। स्टेबलाइज करता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे चाहे प्लस आई ग्रुप लगा हो या प्लस आर लगा हो या माइनस आई लगा हो या माइनस आर लगा हो, उसकी एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगी। याद रहेगा? ये सब याद रहेगा। ठीक है, एक मिनट रखता हूँ। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। जी मैं, हाँ भी चल रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं मैम, वो तो फरवरी में होता है। फरवरी में होता है। चलिए ठीक है, देख लूंगा। अभी तो मैं फिलहाल क्लास में हूँ, फिर देख लूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? हाँ, कभी दोबारा कर लेना, कभी भी टाइम निकाल के शाम को, ठीक है? ओके ओके। तो अब देखिए बेटा, एक ये कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड। इन दोनों में एसिडिक नेचर चेक करना बेटा। क्या चेक करना है? एसिडिक नेचर। हम्म, चलिए, क्या आप ट्राई कर सकते हो बेटा? ये तो बताइए इसमें। ट्राई करो बेटा सब लोग। देखो, तुम लोगों का वीडियो ऑन कर दिया हूँ, है ऑन, देखना। ये सब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल जोन में बैठा हो तो अपना तुम लोग मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ कई दिन से देखने के लिए, तुम लोगों को देख ही नहीं पाता हूँ। ओ, बात दिखाना, दिखा कहाँ पे दिखा नहीं? कैमरा ऑन करना। यार जूम पे था, जूम पे मैं पढ़ाता था आकाश में, उसमें सारा पट्टी आता था, उस दूसरा ऐप उनका जो है उस पे पढ़ा, उस पे भी ऐप आता, इस पे दिखता ही नहीं तुम लोग।
प्रभात, चलो पहले तुम मुझे ट्राई करो अपना वीडियो ऑन करना। शर्मा गए तुम लोग यार। ओ अच्छा, ऐसे सब लोग एक साथ में नहीं दिखता ना स्क्रीन से सब लोगों को, है ना? है ना? यस सर। हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। यार बड़े मस्त बंदे वैसे तुम यार, बड़े फ्रैंक हो ना, अच्छा लगता है ना, जो भी कहो मान जाते हैं। लड़कियां होती जल्दी मानती नहीं है ना, लड़के तो एकदम बोलो तो मान भी जाते हैं। देखो पीयूष भी अपना ऑन कर लेगा, परवीन भी कर सकता है, परवीन ऑन करना अपना वीडियो। हाँ देखो, ये देखो देखो लड़के तो सही होते मान जाते हैं, ठीक है। अभी देखो किसी लड़की से बोलूंगा, वो मानती ही नहीं, वो लोग नहीं करेंगे। अच्छा चलो मैं बोल के देख रहा हूँ। तुम लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा। क्या नाम है? स्नेहा, अंधति, निहारिका, और एक तो लड़का है, लड़की नहीं समझ में, अनाय सिंह लड़का है, लड़की पता नहीं। थोड़ा लगता है यार, नहीं कभी कभी हम भी यार लैपटॉप को देख देख के पढ़ाए जाते हैं ना, थोड़ा सा शक्ल में पहले एक दूसरे को देख लेना तो बहुत खुशी आती है दिल में। शुक्रिया। तो देखिए बेटा, इसमें अगर मैं आंसर देखूं फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में आंसर पहले का क्या होगा? चलिए मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप सोचना। पहले का फर्स्ट होगा, देन कौन सा बेटा सेकेंड, देन थर्ड। इस वाले केस में भी फर्स्ट होगा, देन थर्ड होगा, ओके। क्योंकि आर्थो का तो ज्यादा होगा, दोनों केस में ही ज्यादा होगा आर्थो का, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा। ये कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो तुम लोग बेटा, ठीक है। कल भी यही आपका कंटिन्यू चलेगा। तो ये आपका जानते हो सभी चैप्टर का एक साथ हो रहा है बेटा, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। सर अब अलग से कब से पढ़ाएंगे? थोड़ा ट्वेल्थ का भी सर मतलब पढ़ना है ना, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बताया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी यार मैं बनारस में अक्टूबर तक था, अक्टूबर के बाद घर चला गया हूँ, ठीक है। अब अभी मैं रेडियंस अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, ठीक है। अभी तक इससे पहले मैं आकाश में था, दिल्ली में था, फिर यहाँ आ गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 4 10 दिन तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है ना। तो रूम मतलब सेट है, बट हो जाएगा, है ना, डोंट वरी। जेई मेंस का एग्जाम भी तो फेब में ही ना? हम्म। जेई मेंस का एग्जाम फेब में ही है ना? क्या बेटा? जेई मेंस का एग्जाम सर फरवरी में ही है ना? तो वो उससे पहले मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, खत्म कर दूंगा जल्दी यार, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, टेंशन यार। बस 2 4 दिन का मोहलत दे दो, बस सब सही कर दूंगा, ठीक है। बाकी के लिए आज बाय बाय। और मैंने बनारस में बोला था कोई बच्चे होंगे, अगर कोई घूमने उमने निकलेगा तो मुझे घुमा देना थोड़ा बहुत यार, अकेले बोल जाता हूँ। तुम लोग तो कोई सुनते ही नहीं मेरा, है ना? चलो तो फिर आज के लिए बाय बाय, टाटा बेटा। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय। वेलकम बेटा, बाय बाय।
चलिए।